आज का हमारा लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। पिछले एंडोक्रिनोलॉजी के लेक्चर में हमने किया था हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन और उनकी फॉर्मेशन। अब हम उनके एक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि जो सेल्स जिनके पास रिसेप्टर्स नहीं होते हार्मोन्स के लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ सिग्नल मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं और सारा प्रोसेस होता है, लेकिन जिनके पास रिसेप्टर्स नहीं होते वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं, लोकेशन सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, अंदर जाएँ तो साइटोप्लाज्म पे भी हो सकते हैं कुछ, और उससे भी अंदर न्यूक्लियस पे भी हो सकते हैं। अब मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पे कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन, पेप्टाइड और कैटेकोलामिन, साइटोप्लाज्म में स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स न्यूक्लियस पे। अब नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स आर रेगुलेटेड, मतलब कि जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं, मतलब कि इंक्रीज़ भी हो जाते हैं डिक्रीज़ भी हो जाते हैं। डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स मीन के रिसेप्टर्स जो है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। अब कैसे डिक्रीज़ होती है कि हार्मोन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए। हार्मोन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो वो ऑब्वियसली रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा अटैच होंगे, बाइंडिंग उसकी ज़्यादा होगी, तो रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, इस तरह से उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। अब डाउन रेगुलेशन के क्या कॉजेज़ हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं। यहाँ पे जो प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उसको सिग्नल कर रहे हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं। यहाँ पे लाइसोसोम्स जो हैं उन रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन कॉज कर दें। यहाँ पे रिसेप्टर खुद ही उनकी प्रोडक्शन ही कम हो जाए। अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स मीन कि रिसेप्टर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए। टारगेट टिश्यू मोर सेंसिटिव टू स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ हार्मोन, फिर वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होंगे। अब हम डिफरेंट रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म करते हैं। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स हैं। अब क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं और ये आयंस हैं। कोई भी सोडियम पोटेशियम कोई भी आयंस, तो सिग्नल मॉलिक्यूल आके अटैच हुए, तो रिसेप्टर ओपन हुआ, ठीक है, और ये आयंस जो हैं इनसाइड मूव किए हैं। ये हो गया आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ना बाइंड करता है जी प्रोटीन पे। जी प्रोटीन के हमने काफ़ी दफ़ा जी प्रोटीन काफ़ी दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं। व्हेन अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कंबाइन विद जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो क्या करते हैं कि जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं फॉस्फोराइलेशन से, फॉस्फेट एक एक्सेप्ट करके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाता है बीटा और गैमा से, ठीक है, और फिर आगे से सेलुलर रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। उसके बाद जीटीपी जो है, जब सारा प्रोसेस हो जाता है, सारा सेलुलर रिस्पॉन्स, तो जीटीपी वापस जीडीपी में कन्वर्ट होगा एक फॉस्फेट लूज़ करके, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो उससे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो वापस बीटा और गैमा सब यूनिट के साथ लग जाएगा, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म हो गया। अब आगे कौन सा मैकेनिज्म है, आगे है एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। इसका मैकेनिज्म कहते हैं, इसके अंदर क्या है, इसकी फिगर देखते हैं। ये लेप्टिन रिसेप्टर है। लेप्टिन रिसेप्टर का कुछ हिस्सा बाहर है और कुछ हिस्सा अंदर है। लेप्टिन क्या है, मेंबर ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर्स। अब क्या है, लेप्टिन जो है आके अटैच होगा लेप्टिन रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से JAK2 जो है, JAK2 उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी। जब JAK2 की फॉस्फोराइलेशन होगी तो कुछ एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, और उसी वक्त STAT3 जो है वो उसकी भी फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो आगे से जो जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, और आगे से ट्रांसलेशन और प्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है। ये सारा सिर्फ जो है ये आप फिगर कर लें, इट इज़ इनफ, ठीक है। आगे करते हैं इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर। इसकी भी फिगर देख लेते हैं। इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स की जो लिपोफिलिक हार्मोन है,
ये डिफ्यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन से, इनसाइड जाते हैं साइटोप्लाज्म। या तो ये साइटोप्लाज्म में ही रिसेप्टर के साथ कंबाइन कर लेते हैं, या फिर न्यूक्लियस में रिसेप्टर के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं, ठीक है। फिर डीएनए पे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है, उसके साथ कंबाइन करते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिससे ये मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं। ये सारा मैकेनिज्म है। 4 तरह के हमने किए, आयन चैनल्स किए हैं, जी प्रोटीन किए हैं, इंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर में लेप्टिन किया है, और इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स भी कर लिए। अब कुछ इससे पीछे कुछ टॉपिक्स थे थोड़े से छोटे से, उनको देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इसका एक्शन विद इन सेकेंड्स होता है, ठीक है। और जो थायरॉक्सिन और ग्रोथ हार्मोन है वो उनको एक्शन के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ब्लड में 1 पाइकोग्राम से 1 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड है, ठीक है। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो नेगेटिव फीडबैक ऑफ हार्मोन है वो हार्मोन्स की ओवर एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब इस एग्जांपल से हम फीडबैक मैकेनिज्म को देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। एंटी पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करवाते हैं, जो कि अपना इफेक्ट शो करते हैं यूट्रस पे। अभी जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये रिलीज़ होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन हार्मोन्स की करवाते हैं रिलीज़, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। अब जब ये इसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक्सीड कर जाती है जब इन हार्मोन्स की, तो वो इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक। अब साइक्लिक वेरिएशंस होते हैं हार्मोन रिलीज पे। सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो अर्ली पीरियड ऑफ स्लीप में जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग लेट पीरियड ऑफ स्लीप वो डिक्रीज़ होते हैं।